हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैपेसिटर का सेकंड पार्ट डाइलेक्ट्रिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। बच्चों, डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, तो सब्सटेंस हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स बच्चों दो तरीके का होता है। पहला हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस क्या होता है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, ये हमारा दोनों का जो सेंटर है ना बच्चों, वो अलग अलग है। पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है। ठीक है, लेकिन हमारा नॉन पोलर की बात करें तो इसमें हमारा सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट कोइंसाइड। वेट, इसमें जो है हमारा बच्चों कोइंसाइड होगा, है ना। इसमें डू नॉट कोइंसाइड, लेकिन इसमें हमारा ये जो है कोइंसाइड कर जाता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये इनके दोनों का सेंटर हमारा कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ऑल राइट, तो जैसे अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें तो आप इससे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। H2 हो सकता है ना, H2, O2 नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। बात करें अगर हम लोग पोलर की तो HCl हो सकता है हमारा एक पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल। ये जब हमारा ये अरेंजमेंट होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं होती, हमने उसके अक्रॉस उसके हमने किसी इस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, तब हमारा ये अरेंजमेंट होता है। लेकिन जब हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, निगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। ठीक है, और फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक यहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट मिलता है थ्रू आउट। अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो हमें एक डाइपोल मोमेंट, है ना, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसका कि अगर हम लोग डायरेक्शन देखें तो किधर की ओर है डायरेक्शन, इधर की ओर। हमें डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, +2 माइनस की ओर होती है ना। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखना चाहें तो हमारा ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इस तरीके से, इस डायरेक्शन में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, है ना। तो इस तरीके से बच्चों जो है हमारा डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि इसके अंदर हमारा इसका जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर था तो वो कोइंसाइड नहीं कर रहा था, तो इसमें हमें बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डाइपोल मोमेंट होना चाहिए था। तो बच्चों इंडिविजुअली सारे हम अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इंडिविजुअली इनके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो है। पोलर की बात करें तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो है, नॉन पोलर के पास नहीं है परमानेंट डाइपोल मोमेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लगाया है तो। लेकिन इसके पास है, लेकिन क्या है बच्चों, ये थर्मल एजिटेशन की वजह से बहुत ज्यादा रैंडम होता है। तो अगर हम नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें ना तो वो हमें हो जाता है बच्चों जीरो, वो हमें जीरो मिल जाता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली पूरा ऐसे इंक्लाइन तो नहीं होते, थोड़ा सा थर्मल एजिटेशन फिर भी रहता है। ये जो है हमारा इस तरीके से थोड़ा सा हो जाते हैं, है ना, कंप्लीटली इंक्लाइन नहीं होते, है ना, थोड़े से हमारे जो है बच्चों इस तरीके से। कहीं कहीं आपको कंप्लीटली मिल भी जाएगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो कंप्लीट हमारा होता नहीं है। हाँ, ये होता है कि हमारा प्लस माइनस एक तरफ, प्लस हमारा सारा एक तरफ, माइनस हमारा सारा एक तरफ, है ना। लेकिन थोड़ा सा ये जो है बच्चों ओरिएंटेशन हमारा इसका रहता ही है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे पोलर की बात करें नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर में क्या होता है, हमारा परमानेंट डाइपोल मोमेंट इवन इंडिविजुअली मॉलिक्यूल का भी जीरो होता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो यहाँ पे जो है इसका दोनों का जो सेंटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करता है और एक हमारा डाइपोल मोमेंट बच्चों जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर, है ना। पोलराइजेशन वेक्टर जो है हमारा बच्चों वो क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड होता है हमारा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट लेंथ। अब पोलराइजेशन वेक्टर को भी आप ऐसे डिनोट करेंगे,
इसको आप किसी पी डैश आप डिनोट कर दो इसको, है ना, पी डैश से। तो ये हो जाता है हमारा क्या, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, और ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे अगर बच्चे हम लोग बात करें इसमें, तो जैसे इसका अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए जो चार्जेस ये ऐसे यहाँ पे इंड्यूस हुए ना, मान लीजिए उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा पी। ठीक है, सिग्मा पी। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो कितनी हो जाएगी आप बताइए। तो हमारा डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सिग्मा पी इंटू ए इंटू, अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी जो थिकनेस है वो लेट्स से ये हमारी डी हो गई, तो सिग्मा पी इंटू ए इंटू डी। ठीक है, अब जो है बच्चों अगर हम लोग इसका यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा ये पोलराइजेशन वेक्टर। ये हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट, है ना। क्या होता है, क्यू इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है ना। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया, सिग्मा पी इंटू ए, है ना। एरिया में कौन सा ले रहा हूँ बच्चों, ये वाला एरिया। जैसे मान लो ये हमारा रेक्टेंगुलर है ना, तो ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। तो जो ये वाला एरिया हुआ ना, इसको मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। तो हमारा कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया हमारा सिग्मा पी इंटू ए, है ना। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल गया हमारा डाइपोल मोमेंट। इसकी वैल्यू यहां पुट करके बच्चों अगर मैं उसको v से डिवाइड कर दूं तो सिग्मा p इंटू ए इंटू डी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए, a इंटू डी। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो a है और दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो वॉल्यूम हो गई ad। तो ad से ad खत्म, हमारा देखो पोलराइजेशन वेक्टर क्या आ गया, पोलराइजेशन वेक्टर जो है बच्चों वो हमारा आ गया सिग्मा पी के बराबर ही, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर ही। चलिए तब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि जब हम इस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालते हैं तो किस तरीके से उस कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो अफेक्ट होता है, किस तरीके से एनर्जी में चेंज आती है ना। बाकी सारे क्वांटिटीज भी हम लोग देखते हैं, किस तरीके से कैपेसिटेंस चेंज होता है जब हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं तब। तो बच्चों जब हम लोग एक कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहले चार्ज था प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। जैसे ही आपने इसके अंदर एक कैपेसिटर डाला तो हो क्या जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको समझने के पहले जो बच्चों मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक समझाया था, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, तो जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू दे रहे हो, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ना बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो यहाँ पे जो हमने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ था, तो बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाई हुई थी, तो हमने क्या देखा था कि प्लस चार्ज जो है सारा हमारा इधर की ओर आ गया और माइनस चार्ज सारा हमारा इधर की ओर आ गया। तो इनके वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इधर की ओर होगी। मतलब कहने का ये है कि जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, वैक्यूम होता, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई के बराबर होती। लेकिन जब ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर के जो चार्जेज हैं वो इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे, है ना। डाइपोल मोमेंट उनका डेवलप हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का सेंटर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक इक्विवेलेंट सिस्टम मिल जाएगा नेट चार्ज का। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है सिस्टम एक इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, ई डैश। ठीक है, तो बच्चों जो ई नेट हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो हो जाएगा हमारा ई वेक्टर माइनस ई डैश वेक्टर। और बच्चों ये आता है हमारा कितना, ई डैश, ई वेक्टर माइनस ई डैश वेक्टर, ये आ जाता है हमारा ई वेक्टर बाई के। ये आ जाता है बच्चों हमारा ई वेक्टर बाई के, और इस के को हम लोग डिफाइन करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
जिसकी वैल्यू बड़ी होती है हमारी 1 से, है ना। यहां मत लिखिए, आप इसको यहां लिख दीजिए। तो हमारा जो हमें ई नेट मिलता है बच्चों, वो हमारा कितना हो जाता है, ई वेक्टर बाई के। तो इस तरीके से अगर आप ई इंड्यूस्ड देखें, इसको आप ई डैश को जो है ई इंड्यूस्ड भी कह सकते हैं, है ना। इसको आप ई इंड्यूस्ड भी कह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेज। तो बच्चों ये हमारा ई इंड्यूस्ड जो है उसको आप ऐसे सोच सकते हो कि जो हमारा ई इंड्यूस्ड है वो क्या होता है, ई वेक्टर, है ना, माइनस ई वेक्टर बाई के। ये हमारा ई इंड्यूस्ड होता है। और जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो वो हो जाती है हमारी कितनी, ई वेक्टर बाई के। और हमारा ये ई वेक्टर क्या है, तो एक्सटर्नल फील्ड जो आपने लगाया हुआ है ना, ई वेक्टर जो आपने एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, ई वेक्टर इज एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। चलिए अब यहां पे आप देख लो बच्चों, तो ये Q है, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है। तो अगर ये हमारा नहीं होता डाइलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती, इसका सिग्मा अपॉन 2 लिख देता हूं मैं, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इसका, और इसका भी Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाता हमारा बच्चों, ई वेक्टर नेट हमारा आ जाता Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये कब आता, जब हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तब। लेकिन यहां पे तो डाइलेक्ट्रिक है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी फिर बच्चों हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगी बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर हमारी कितनी है ई नेट, लेकिन इसके अंदर हो जाएगी Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी देखो आप, इसमें अगर हम थोड़ा सा और सोचे, तो यहां पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसका मतलब क्या था कि यहां पे माइनस 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 कुछ ऐसे चार्ज आए होंगे, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस। ये जो चार्जेज हैं बच्चों, ये इंड्यूस्ड चार्जेज हैं, ये हैं हमारे इंड्यूस्ड चार्जेज। यानी इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, अगर हम लोग बात करें कि ई इंड्यूस्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेज, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, दिस माइनस दिस, है ना। कितना हो गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। बोलिए, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इधर, लेकिन हमें जो नेट मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, इसका मतलब इधर की ओर कोई फोर्स रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी कि इधर की ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी तो इसने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर दिया। तो हमारी ई इंड्यूस्ड डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये जो हम कैसे निकाल रहे हैं, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया बच्चों हमारा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के, है ना। ये आ गया बच्चों। अगर हम यहां से सोचे कि Q इंड्यूस्ड कितना है, मतलब यहां पे जो Q इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, तो हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं बच्चों। ई नेट से देख लो, Q अपॉन, जब हमारा चार्ज कितना था, Q था, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। जब हमारा चार्ज, ठीक है, तो यहां पे जब हमारा चार्ज बच्चों Q था, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज हमारा, अगर हमारा अब यहां पे अगर हमारी इतनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज क्या है इसका मतलब, Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 बाई के। देखिए
Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के। काफी सिंपल है ना। तो यहां पे अब हमें मालूम चल गया कि Q इंड्यूस्ड कितना है। यानी कि बच्चों अगर यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है, तो यहाँ पे Q कितना है, माइनस Q, है ना, माइनस ये वाला लीजिए, माइनस Q 1 माइनस 1 बाई के। और यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे है हमारा प्लस Q प्लस Q 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 1 बाई के। तो ये हो गया बच्चों हमारा Q इंड्यूस्ड। इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी नोट कर लीजिए आप। अब यही बच्चों अगर हमारा मेटल होता, अगर ये हमारा मेटल होता, तो मेटल के लिए हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, वो हो जाता है इंफिनिटी। तो हमारा 1 बाई इंफिनिटी 0, तो Q इंटू 1 माइनस 0 Q। तो Q इंड्यूस हमारा Q के बराबर हो जाता। मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस Q, तो यहाँ पे माइनस Q आ जाता। माइनस Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई Q नहीं आता, माइनस Q ही आ जाता। तो फिर इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती, 0। और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 ही होती है ना। और अगर यहाँ हमारा वैक्यूम होता, तो हमारा K कितना हो जाता बच्चों, अगर इसके अंदर हमारा वैक्यूम होता तो हमारा K कितना हो जाता, 1। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होती है 1। तो 1 माइनस, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता बच्चों, 1 माइनस 1 बाई 1, यानी Q इंटू 1 माइनस 1 0, Q इंटू 0। तो हमारा कोई चार्ज इंड्यूस्ड ही नहीं होता अगर हमारा वैक्यूम होता तो। ठीक है, समझ के। तो आपने देख लिया कि Q इंड्यूस्ड हमारा कैसा होता है। चलिए अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि अब कैपेसिटेंस देख लेते हैं बच्चों कि कैपेसिटेंस कैसा अफेक्ट होता है। अब बच्चों आपने देखा था कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने भी निकाला था और उसको Q में डिवाइड कर दिया था, तो हमें कैपेसिटेंस निकल गया था। तो हमें ई नेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो भी कितना हो जाएगा बच्चों, भी क्या होता है हमारा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो ई को ले लिया बाहर, ई को ले लिया हमने बाहर, है ना। अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो देख लो, फिर प्रॉपर करना चाहते हो तो लिख लो यहाँ पे। फिर आप कहां से कहां जा रहे हैं, V2 1 से 2 जा रहे हो, तो माइनस, है ना। तो हमारा क्या आ गया, ये V2 माइनस V1। बच्चों इसको मैं ले रहा हूं 1 प्लेट, इसको ले रहा हूं मैं 2 प्लेट। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस ई, तो थ्रू आउट द प्लेट कांस्टेंट रहता है, तो माइनस ई, और डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, मान लीजिए कि प्लेट सेपरेशन जो है वो डी दी हुई है, तो माइनस ई डी। ठीक है, तो V1 माइनस V2 कितना हो गया, ई नेट इंटू डी। ई नेट कितना निकाल रखा है आपने, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये V1 माइनस V2 डेल्टा भी आ गया आपका। अब आप C निकाल लीजिए, क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा भी, Q अपॉन Q D अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर आ गया, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आपने देखा फिर क्या हो गया, C जो है वो बढ़ गया, K टाइम्स हो गया। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक डालने से हमारी जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाती है। तो देखा आपने, कैपेसिटेंस जो है बच्चों वो हमारा बढ़ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसमें कुछ और। तो हमने देख लिया अभी तक क्या क्या, कि कैसे कैपेसिटेंस चेंज होता है और किस तरीके से जो है हमारा चार्ज जो इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या है। अब हम लोग बच्चों एनर्जी देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप कि ये हो गया आपका, और आपने इसको, ये कैपेसिटर हो गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके अंदर हमने के कैपेसिटेंस का एक डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है। ठीक है, हमने इसको एक वी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हमने इसको वी बैटरी से कनेक्ट किया, तो अभी अगर हम बात करें कि अब हमारी जो है एनर्जी कितनी सप्लाई होगी इसमें, अब हमारी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, इसी अगर हम बात करें। तो बच्चों जब एनर्जी, तब की एनर्जी की बात करें अगर हम, जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो हमारी कितनी होगी एनर्जी, 1/2 पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 सी वी स्क्वायर। भी हमारा कांस्टेंट है ना, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है,
तो इन दोनों के क्रॉस ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के क्रॉस हमारी जो भी है ना वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों अगर हम बात करें तो यहां पे यह हमारा यू इनिशियल और यू फाइनल कितना, तो 1/2। अब हमारा सी क्या हो जाएगा, कैपेसिटर डालने के बाद के सी हो जाएगा, तो 1/2 के सी भी स्क्वायर। ठीक है, ऑल राइट। अगर हम लोग पहले बात करें बच्चों, तो पहले मतलब कि अगर हम लोग कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले अगर हम लोग वर्क डन बाई बैटरी की बात करें, तो वर्क डन बाई बैटरी कितना होता है बच्चों, Q इंटू भी। तो पहले Q क्या था, सी भी इंटू भी, यानी हमारा सी भी का स्क्वायर। बाद में हमारा वर्क डन बाई बैटरी कितना हो जाएगा, फाइनल। ये हो गया हमारा इनिशियल, फाइनल कितना हो जाएगा, Q इंटू भी। और Q क्या होता है हमारा, सी भी कांस्टेंट है, बैटरी से कनेक्टेड है, तो कितना हो गया हमारा, सी हमारा क्या हो गया, केसी हो जाएगा ना। पहले हमारा कैपेसिटेंस थी सी था, कैप डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस हमारा केसी हो जाएगा, और वर्क डन बाई बैटरी फाइनल जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, के सी भी का स्क्वायर, के सी भी का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अभी बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना होगा अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है, और है ना, और उस टाइम पे जो है आपने ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो वर्क डन कितना हुआ। तो देखो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारा क्या हो गया, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस स्टोर्ड एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली अगर बच्चों आप देखें तो यहां पे जो बैटरी का वर्क डन होगा, बैटरी का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा हमारा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, और एक्चुअली बच्चों क्या होता है, जब कैपेसिटर के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटर उस डाइलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कैपेसिटर के अंदर छोड़ देंगे ना अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को, तो वो एक स्पीड के साथ जाएगा। कैपेसिटर के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक अगर छोड़ दें तो ये एक स्पीड के साथ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लोली लेके जाते हैं। तो स्लोली कैसे लेके जाएंगे कि अगर ये कैपेसिटर इसको नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो हम इसको ऊपर की ओर पुल करके रखते हैं और स्लोली स्लोली इसको आने देते हैं, है ना। मतलब हम लोग फोर्स लगाते हैं ऊपर की ओर और डिस्प्लेसमेंट होता है नीचे की ओर, तो हम लोग इसको स्लोली स्लोली आने देते हैं। वही है बच्चों हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो हम लोग इसको स्लोली मूव करे डाइलेक्ट्रिक, उसके लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ता है वही है हमारा एक्सटर्नल फोर्स। तो बच्चों अगर आप देखो, पहले से हमारा ये बैटरी पहले से हमारा ये कैपेसिटर इस बैटरी से कनेक्टेड था और हमने बाद में डाइलेक्ट्रिक डाला। तो पहले जब हमारा बैटरी से कनेक्टेड था तो हमारी इतनी एनर्जी थी इसके अंदर, और अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो एनर्जी कितनी हो गई, इतनी। यानी वर्क डन बाई बैटरी देखें तो हमारा क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कितना हो गया हमारा, सी वी स्क्वायर के माइनस 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस यू। यू कितना है बच्चों, तो यू भी देख लो आप, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ सी वी स्क्वायर, जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ गई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो वो हो गया हमारा कितना, हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस 1। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डब्ल्यू एक्सटर्नल निकल जाएगा बच्चों, कितना निकल जाएगा, यहाँ पे जो मैंने थ्योरम लगाया तो मैंने ऑलरेडी एनर्जी डायरेक्शन सबका लेके चला था, इसीलिए मेरा डब्ल्यू एक्सटर्नल पॉजिटिव आ रहा है, अदरवाइज इसको निगेटिव आना चाहिए था, है ना। चलिए, तो हमारा कितना आ गया, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ गया बच्चों हमारा हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस 1। तो इतना हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा
अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ये हमारा जो है स्लोली जाए इस कैपेसिटर में, पूरा कंप्लीटली फिल हो जाए, स्लोली ही जाए, है ना, तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस वन, जब हमारी ये बैटरी से कनेक्टेड है तब। इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको शो करता हूं कि कैसे हमारा ये अट्रैक्ट करता है इसको, उसका भी मैं फोर्स का भी आपके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा कि फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है जब भी हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर डालते हैं, तो किस फोर्स से कैपेसिटर जो है डाइलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करता है। चलिए, अभी बच्चों क्या किया हमने कि इसको जो है बैटरी से नहीं कनेक्ट किया, है ना, ये हमारा जो है बैटरी से हमने इसको कनेक्ट नहीं किया। अभी बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। ठीक है, हमने क्या किया, इसको क्यू चार्ज दिया हुआ है, क्यू और माइनस क्यू। पिछले हमने क्या किया था, बैटरी से कनेक्ट करके रखा था। तो हमारा जो जब से ही हमने उसको एंटर कराया डाइलेक्ट्रिक को, बैटरी ने और एनर्जी सप्लाई कर दी। मतलब क्यू को क्या किया, बैटरी ने बढ़ा दिया। जैसे पिछले केस में हमने क्या देखा कि हमारा जो सी था वो बढ़ गया था, क्यू जो था वो भी हमारा बढ़ गया था, पोटेंशियल एनर्जी जो थी हमारी वो भी बढ़ गई थी, है ना। भी जो था हमारा वो कांस्टेंट था। पिछले केस की बात करूं मैं, पिछले केस की, कब, जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट करके रखा था, तो पिछले केस में ये सब कुछ हुआ था। इस केस में देखें बच्चों, तो इस केस में हमारा तो बैटरी तो है ही नहीं, तो हमारा जब बैटरी है ही नहीं तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं भी। लेकिन इसमें हमारा एक चीज कांस्टेंट रहेगा, वो क्या है, क्यू। वो है बच्चों हमारा क्यू, क्योंकि क्यू का सप्लाई होने के लिए इसके साथ किसी के कांटेक्ट में होना जरूरी है, और किसी के साथ कांटेक्ट में है ही नहीं, तो ना ही इसको कोई क्यू सप्लाई कर पाएगा और ना ही कोई ले पाएगा। तो इस केस में जो है बच्चों हमारा क्यू होने वाला है कांस्टेंट। और सी तो हमारा इस केस में भी बढ़ेगा, सी तो हमारा इस केस में भी बढ़ेगा, और सी क्या हो जाएगा हमारा, के सी। अगर हमने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक डाला है तो सी हमारा बढ़ के के सी हो जाएगा, और क्यू हमारा कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से बच्चों क्या होना चाहिए फिर, भी को, भी हमारा डिक्रीज होना चाहिए। और कितना हो जाना चाहिए बताइए, तो क्यू बाई के सी, और क्यू बाई सी इनिशियली भी, अब हमारा जो बच्चों भी है वो डिक्रीज होके भी बाई के हो जाएगा। पहले हमारा कितना था बताइए, पहले था हमारा क्यू बाई सी, अब हो गया हमारा क्यू बाई के सी। मतलब पहले अगर वोल्टेज भी से हमने, अगर जब डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले इन दोनों प्लेट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस भी थी, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारी हो जाएगी भी बाई के। ठीक है, आप यहां से इसको ड्राइव भी कर सकते थे, क्यू अपॉन एफ नॉट, तो हमारा जो है हमने देखा था ना, वो भी निकाला था हमने, तो हमारा भी जो है वो भी बाई के आ गया था जब हमने डिराइव किया था सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा भी कमी हो गया। अब अगर हम बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखते हैं क्या होगा। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, तो यू आई कितना हो जाएगा, तो हाफ सी भी स्क्वायर, और यू फाइनल तो हाफ सी, सी हो गया हमारा के सी, और भी स्क्वायर कितना, तो भी बाई के का होल स्क्वायर। तो यू फाइनल कितना हो गया बच्चों, 1/2 के सी भी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो के से इसका स्क्वायर खत्म। यानी बच्चों अगर आप यूएफ देखें तो ये हमारा 1/के टाइम हो गया, किसके, इनिशियल के। देखिए आप, CV स्क्वायर बाई 2 के, पहले क्या था CV स्क्वायर, अब क्या हो गया CV स्क्वायर बाई 2 के। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों वो भी हमारी क्या हो गई, अभी कम हो गई। ठीक है, चलिए, अब बच्चों हम यहाँ पे अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, तो अब देखिए यहाँ पे बैटरी तो है ही नहीं, यहाँ पे हमारी जो है वर्क डन, जैसे मैं आपका वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्लस स्टोर्ड एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे तो ये जीरो हो गया, बैटरी से कनेक्शन ही नहीं है तो वर्क डन कौन करेगा, तो जीरो हो गया वर्क डन एक्सटर्नल। और ये हमारा क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले हमारी कितनी थी, हाफ CV स्क्वायर, अब कितनी हो गई CV स्क्वायर बाई 2 के। तो अब हमारा कितना हो गया बताओ,
CV स्क्वायर बाई 2 के माइनस CV स्क्वायर बाई 2, है ना। तो यहां से बच्चों हमारा जो वर्क डन एक्सटर्नल है वो कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा CV स्क्वायर बाई 2 माइनस CV स्क्वायर बाई 2 के, ये आ गया बच्चों हमारा वर्क डन एक्सटर्नल। आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सीधी स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लो, 1 माइनस 1 बाई के हमारा हो गया बच्चों वर्क डन एक्सटर्नल। तो आपने देखा कि जब हम बैटरी से कनेक्शन रखते हुए डाइलेक्ट्रिक को एंटर कराते हैं तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, और जब हम बैटरी से कनेक्शन हटा देते हैं, जब हम आइसोलेट कर देते हैं इस कैपेसिटर को, उस टाइम जब हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है ताकि ये स्लोली जाए कैपेसिटर में। दोनों ही हमारा जो पहले लिखा है वो भी, और ये दोनों ही हमारे जो फॉर्मूले हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जो है नोट करके रख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बच्चों अब जो है हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन जो है डिराइव करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कि ऐसा हमारा एक कैपेसिटर है, ठीक है, और इसके अंदर हमने x तक कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक है, x डिस्टेंस तक हमने इसको एंटर करा दिया, ठीक है। और ये हमारा एक स्क्वायर प्लेट है, लेट्स से ये हमारा एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी साइड लेंथ है बच्चों a, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज है बच्चों, तो इसको मैं ना b ले लेता हूं कि b जो है हमारा इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है। वैसे हम लोग d लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है तो मैं जो है b ले रहा हूं। तो अगर आप देखें बच्चों यहां तक अगर आप C इक्विवेलेंट निकालें, C इक्विवेलेंट, तो क्या होगा देखो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये हमारा जो ये हमारा सिस्टम है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दोनों पैरेलल में। देखो ये एक अलग, ये यहां तक एक अलग कैपेसिटर होगा और यहां तक एक अलग कैपेसिटर होगा। तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2। तो इसको मैंने लिख दिया C1 और इसको मैंने लिख दिया C2। और ये दोनों किसमें होगा, देखो पैरेलल में है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ प्लेट है, कंडक्टर प्लेट है, तो हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमारा कनेक्टेड है इससे, तो जो यहाँ पोटेंशियल वही पोटेंशियल यहाँ पे, ठीक है, जो पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, ठीक है। तो बच्चों पैरेलल में हो गया तो C1 C2, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी के ए। अब ए क्या होगा, तो आप देखो ए, अगर ये हमारा पूरा यहां से यहां तक होता तो ए स्क्वायर होता है एरिया, लेकिन यहां से यहां तक कितना तक है, एक्स तक ही है, तो के ए एक्स ये हमारा हो गया एरिया अपॉन सॉरी एप्सिलॉन नॉट इनटू अपॉन बी। ये हो गया हमारा C1, और C2 कितना हो गया बच्चों, तो C2 हो गया हमारा ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट अपॉन बी। ये हो गया बच्चों C2, ठीक है ना। तो अभी अगर हम लोग बात करें नेट C की, मतलब C इक्विवेलेंट की, तो कितनी हो जाएगी बताइए। तो ये हो जाएगी बच्चों देखो इसे सॉल्व कर लो, तो के ए एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई बी प्लस, इसको देखो ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट,
ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई बी, है ना, माइनस ए एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई बी। तो अगर आप इसको पूरा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं बी, है ना, ए एक्स एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए आप, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, के माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया बच्चों हमारा क्या, सी इक्विवेलेंट। ये आ गया हमारा सी इक्विवेलेंट, कितना, ए एक्स एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में के माइनस वन प्लस ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई बी। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका सी इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। यहां तक ये x तक फिल था, ये वाला, है ना, ये जो है हमारा x तक फिल था। तो x तक फिल था तो इसकी कैपेसिटेंस अलग होगी, इसकी कैपेसिटेंस अलग होगी, दोनों का कैपेसिटेंस निकाल लिया C1 C2, और फिर दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल का हमने रूल यूज कर लिया, ऐड कर दिया दोनों को, तो हमारा इतना आ गया C इक्विवेलेंट। ऑलराइट, चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग बच्चों। अगर हम लोग यहां पे देखें ध्यान से, तो इसको बच्चों में मिटा देता हूं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो है हम अब हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, तो आप क्या करते हैं, सिंपल हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर, जो हमारा बैटरी मान लीजिए यहाँ पे ये भी से कनेक्टेड है, तो हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर, और सी इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर देते और आपकी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती। ठीक है, ऑल राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं इसमें कि ये तो है ही हमारा, इसको हम लोग जो है अभी फर्दर dx हम लोग इसको इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फिर कि dx फर्दर इंसर्ट कराने से हमें क्या चेंजेज आते हैं। तो जैसे आप अगर इसको फर्दर अगर आपने dx इसको इंसर्ट किया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, dc बढ़ जाएगा ना। dc कैसे बढ़ेगा, आप ये देखो, x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, ओवरऑल सी इक्विवेलेंट क्या बढ़ेगा, क्या होगा हमारा, बढ़ेगा ना। तो अभी बच्चों जो है हमारा ये dx बढ़ने से dc, मान लो कि dx बढ़ने से c में dc का इंक्रीमेंट आया। ठीक है, तो यहां से अभी कितना बैटरी वर्क डन बाय बैटरी, अब कितना करना पड़ेगा, वर्क dWb लिखो आप इसको, dWb कितना हो जाएगा, ये कितना चेंज इन वर्क डन एनर्जी अगर हम बात करें कितनी, और ये वर्क डन करेगा तो Q इंटू भी, और Q कितना हो गया हमारा, DC इंटू भी और इंटू भी, DC भी स्क्वायर, DC भी स्क्वायर। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो कितना हो जाएगा बताइए, तो वो हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, 1/2 है ना, DC भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर होता है ना। तो हमारा क्या निकाल रहा है हम लोग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने क्या किया, जो चेंज हुआ डीसी में उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जो हम लोग ये वर्क इन थ्योरम कर रहे हैं कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एक्सटर्नल सोर्स प्लस वर्क डन प्लस चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये डब्ल्यू की वैल्यू पुट करिए, dW लिखो यहाँ पे dW एक्सटर्नल लिखो, तो dW की वैल्यू क्या है बच्चों, DC भी स्क्वायर। DC क्या है, स्मॉल चेंज इन कैपेसिटेंस, इसको लिख लो F dx, इसको लिख लो आप dW एक्सटर्नल को F dx लिख लो, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको इधर की ओर पीछे की ओर फोर्स से, है ना, आपने इसको पुल कर रहे हो पीछे की ओर ताकि ये स्लोली जाए, प्लस du कितना है, हाफ DC v स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 1/2 DC v स्क्वायर इज इक्वल टू F dx। अगर बच्चों आप यहाँ पे प्रॉपर वैसे डॉट लगा के करो तो देखो ये F डॉट dx, तो ये हमारा क्या हो गया, F लगा रहे हो आप इधर की ओर और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की ओर, तो यहाँ पे बच्चों ये ना F इंटू dx इंटू cos 180, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे माइनस साइन
लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये माइनस साइन मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा, वैसे तो हमारा वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो ज्यादा मतलब माइनस का है नहीं, बट आपको ये समझ में आएगा कि वर्क डन जो है हमारा वो निगेटिव हो रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रही है और फोर्स मैं इधर की ओर लगा रहा हूँ, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज अ नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हाफ डी सी वी स्क्वायर एफ डी एक्स, आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था एफ, राइट। तो आप डी एक्स को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई टू डी सी बाई डी एक्स। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों एफ। माइनस साइन के साथ लिखना चाहते हो तो लिख दो यहाँ पे माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या डिनोट करेगा हमारा कि एफ जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत है, या फिर चलो हाँ इसको जो है मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे सी की वैल्यू की जरूरत है। अब देख लो यहां से आप एफ क्या आ गया आपका, तो बच्चों एफ जो है आपका वो आ गया माइनस भी स्क्वायर बाई टू डी सी बाई डी एक्स। ये देख लो सी इक्विवेलेंट क्या है हमारा, यही था ना। सी क्या आया था, टोटल सिस्टम का सी क्या आया था हमारा, यही आया था। इसको एक्सेस पे डिफरेंशिएट करना है तो कितना हो जाएगा हमारा ए एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन बाई बी, और ये तो जीरो हो जाएगा। तो हमारा आ गया बच्चों फोर्स की क्या एक्सप्रेशन आ गई, वी स्क्वायर बाई टू बी ए एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन। ये आ गई बच्चों फोर्स की एक्सप्रेशन। माइनस साइन डिनोट करा रहा है हमें ये चीज कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स। तो ये आ गया बच्चों हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बच्चों अभी देखो जैसे हम लोग मैंने आपको ये समझाया था, इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, यहां तक भर दिया आपको कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक और यहां तक आपको फिल नहीं किया, ये वाला फिल नहीं है, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो सेपरेशन है वो बी है, और यहां जो फिल किया है ना, लेट से एक्स तक फिल किया है, तो ये फिल कहां तक नहीं हुआ बी माइनस एक्स तक, है ना। या फिर ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, इसको b बाई टू और इसको भी ले लेते हैं बच्चों b बाई टू। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। आपसे पूछा गया इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बताइए, तो क्या करेंगे बच्चों आप देखो, तो ये हमारा एक कैपेसिटर हो जाएगा और ये हमारा एक दूसरा कैपेसिटर हो जाएगा। तो इसको मैं लेता हूं कैपेसिटर C1, इसको लेता हूं मैं C2। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आप बताएं, तो ये हो जाएगी के ए। एरिया तो प्लेट की वही रहेगी, एरिया तो प्लेट की वही रहेगी ना, बीच में जैसे इसने क्या किया, ये ऐसे प्लेट है और इसके बीच में यहां तक इसने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है, तो एरिया में तो कोई चेंज नहीं है, एरिया तो हमारी उतनी रहेगी के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जो है प्लेट सेपरेशन कम हो गया हमारा, पहले बी था बी बाई टू हो गया, तो ये हो गया हमारा टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई बी। C2 कितना हो जाएगा देखेंगे हम बच्चों, तो ये होगा हमारा ए एप्सिलॉन नॉट, के तो है नहीं इसमें, ए एप्सिलॉन नॉट बी बाई टू, ये हो गया हमारा टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई बी। और ये बच्चों दोनों किसमें होगा, सीरीज में होगा, ये दोनों हमारा सीरीज में होगा, ऐसे होंगे दोनों, है ना। तो सीरीज में हम लोग इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू b अपॉन टू के ए एप्सिलॉन नॉट प्लस b अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों हमारा c इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। थ्योरी जो है हमारी खत्म हो गई ऑलमोस्ट, अब हमें बस करना है प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स।
कुछ अच्छा प्रॉब्लम करते हैं हम लोग बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया हुआ है एक कैपेसिटर, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, और आपसे पूछा गया कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है बच्चों, इसको जेई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, HC वर्मा का भी प्रॉब्लम है ये। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए बच्चों, ये तो हमारा ना ही सीरीज में होगा और ना ही पैरेलल में होगा। अगर हमारा ये ऐसा होता तो काफी सिंपल हो जाता, हम लोग इसको क्या करते सीरीज में कर लेते। अगर हमारा ये बच्चों ऐसा होता तो हम ये और ये अलग अलग निकाल के दोनों को पैरेलल में कर देते, लेकिन ये क्या है हमारा ऐसा है। तो यहाँ पे बच्चों में करना पड़ेगा एक स्मॉल एलिमेंट लेके उसका इंटीग्रेशन। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारा K1 है ना, तो यहाँ पे मैं एक ऐसा छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ dx विड्थ का, यहां से x डिस्टेंस पे। ठीक है, स्क्वायर प्लेट हमें दिया हुआ है ना, जिसकी साइड लेंथ a है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है b। ठीक है, इसको मैंने ले लिया थीटा। तो आप सबसे पहले यहां देखो, आप tan थीटा क्या हो गया, तो b बाई ए, और यहां से यहां तक मैंने x लिया है तो ये भी निकल जाएगा। इसको मैं क्या ले लूं बताओ, c ले लें इसको, ये तो हमारा वैसे इसी टर्म में आ जाएगा, x और b के टर्म में, तो हमें जरूरत कुछ खास पड़ेगी नहीं, c ले लेता हूं चलो। तो tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए इज इक्वल टू c बाई एक्स। तो c कितना आ गया, bx बाई ए इज इक्वल टू c। तो ये वाली कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, यहां से यहां तक b है ना, और यहां से यहां तक हमने bx बाई ए निकाल लिया, तो ये कितना हो गया b माइनस बी एक्स बाई ए। बोलिए, b माइनस बी एक्स बाई ए, है ना। ऑल राइट, तो बच्चों ये जो हुआ ना हमारा, इसका कैपेसिटेंस मैं निकालता हूं, इसको मैं लिखता हूं dc1, इसको लिखता हूं मैं dc2, इसको मैं लिखता हूं dc1, और इसको मैं लिखता हूं बच्चों dc2। तो dc1 कितना हो जाएगा बताइए आप, dc1 हो जाएगा हमारा K2, ठीक है, K2 A। अब एरिया कितनी हो जाएगी बच्चों, तो A इंटू डी एक्स, है ना, A इंटू डी एक्स, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, सेपरेशन कितनी सेपरेशन, बी एक्स बाई ए। तो ये हमारा a ऊपर जाके क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, यहां मिटा देता हूं। फिर ये आ गया dc1, dc2 की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा k1 इंटू ए डी एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई सेपरेशन, कितना होगा ए बी माइनस बी एक्स बाई ए बी माइनस बी एक्स बाई ए बी माइनस बी एक्स बाई ए हटाऊंगा तो इधर की का स्क्वायर यहां से हटा देता हूं। तो ये आ गया बच्चों हमारा dc2, ठीक है। और ये दोनों क्या है, देखो अब यहां पे बच्चों, वैसे तो हमारा एक ऐसा लाइन है ना, लेकिन जब बहुत छोटा dx लेंगे तो हम इस लाइन को ना थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेंगे। ये लाइन एक्चुअली में तो ऐसा है, लेकिन जब हम dx को बहुत छोटा लेंगे तो हम इस लाइन को इतने के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। तो वही स्ट्रेट लाइन माने बच्चों हम लोग, तो ये और ये एलिमेंट जो है dc1 dc2 हमारा सीरीज में आ जाएगा। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट, सीरीज में हमारा क्या होता है 1 बाई डीसी इक्विवेलेंट, लिखिए 1 बाई dc1 प्लस 1 बाई dc2। तो 1 बाई dc इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया 1 बाई dc1, 1 बाई dc1 यानी bx अपॉन k2 a स्क्वायर
dx एप्सिलॉन नॉट प्लस ab माइनस bx अपॉन k1 a स्क्वायर dx एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं। तो चलिए फिर ऐड करिए। 1/dc इक्विवेलेंट कितना हो गया, एलसीएम क्या हो गया, k1 k2 a स्क्वायर dx एप्सिलॉन नॉट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे k1 से, ये क्या हो गया हमारा k1 bx। इसको मल्टीप्लाई करेंगे k2 से, क्या हो जाएगा k2 ab माइनस k2 bx। ठीक है, ये आ गया हमारा 1/dc इक्विवेलेंट। dc इक्विवेलेंट कितना आ गया, देखिए k1 k2 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट dx डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लीजिए, एक्चुअली bx कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा अंदर में k2 माइनस k1 प्लस k2 ab। उल्टा लिख दिया ना बच्चों, k1 माइनस k2 है ना, k1 प्लस है k2 माइनस है। अब मेरे एग्जैक्ट क्वेश्चन में याद नहीं है कि ऊपर k1 था या ऊपर k2 था, अब मेरे को याद नहीं, यहां मैंने इस हिसाब से किया, यहां मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से किया। अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम एचसी वर्ग में जो दिया है उसमें पता नहीं k2 ऊपर है या k1 ऊपर है, मेरे को याद नहीं। चलिए, तो डीसी इक्विवेलेंट हमारा इतना हो गया, इंटीग्रेट करते हैं इसको 0 से c तक, और इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग कहां से कहां तक, x को 0 से लेके a तक। तो c इक्विवेलेंट हमारा आ गया बच्चों। अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप कांस्टेंट बाहर लो, k1 k2 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाकी तो कुछ बाहर ले नहीं सकते, क्या बच गया dx अपॉन xb, dx अपॉन, एक्चुअली हम लोग बच्चों b बाहर ले सकते हैं, राइट है ना, तो b बाहर ले लीजिए। तो यहां पे हमारा क्या बच जाएगा, x k1 माइनस k2 प्लस k2a। ठीक है, अभी बच्चों अगर मैं क्या करूं, इस पूरे को t मान लूं और फिर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है। चलिए, x इंटू k1 माइनस k2 प्लस k2a को मैंने t मान लिया, फिर मैंने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो कितना हो गया हमारा k1 माइनस k2 और ये 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो हमारे यहाँ से dt कितना आ गया इंटू डी एक्स। मतलब बच्चों मैं क्या करता हूँ कि अब ऊपर नीचे ना k1 माइनस k2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, k1 माइनस k2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे नीचे में भी कर दिया बच्चों। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया। अब देखो बच्चों, अगर मैं इस पूरे को मान लूं t, तो ये क्या देगा हमें dt देगा, ये क्या देगा बताइए dt देगा ना। इसको मैं पूरे को t मान लूं तो ये हमें dt देगा, और फिर उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा बच्चों इंटीग्रेशन हो जाएगा k1 k2 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट b इंटू k1 माइनस k2 लॉग e, है ना, x k1 माइनस k2 प्लस k2a। अपर लिमिट क्या बच्चों a और लोअर लिमिट क्या 0। ठीक है ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने, log e t लिखा मैंने, t के डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, ये ऊपर में मिटा देता हूं, तो कितना हो गया k1 k2
ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी K1 माइनस K2 log E। आप A पुट करिए यहां पे तो कितना होगा log E A K1 माइनस A K2 प्लस A K2। ठीक है, तो A K2 खत्म। ठीक है, माइनस log E, अब जीरो पुट करिए तो ये पूरा टर्म क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया। क्या बच गया, माइनस log E K2A, राइट। ये आ गया बच्चों हमारा, और ये हम क्या निकाल, ये क्या है हमारा C इक्विवेलेंट है। तो C इक्विवेलेंट हमारा जो है बच्चों कितना हो गया, K1 K2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट B K1 माइनस K2, देखो यहाँ पे log E A K1 अपॉन, देखो log E K2 है, log E x माइनस log E y क्या होता है, log E x बाई y। तो log E K1 अपॉन A K2, A से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, तो C इक्विवेलेंट क्या आ गया, log K1 K2 A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट B K1 माइनस K2 log E K1 बाई K2। तो ये आ गया बच्चों हमारा C इक्विवेलेंट। थोड़ा सा लंबा है बट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स। बच्चों अगर जैसे हमने अभी फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव किया है ना, अभी हम लोग उसी फोर्स के एक्सप्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस करें, है ना। जैसे कि आपके एचसी वर्मा में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो एचसी वर्मा का देखो, तो बच्चों अभी जो है हम लोगों ने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लिया था। क्या निकाला था हमने फोर्स का एक्सप्रेशन, बताइए। F इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी भी स्क्वायर K माइनस 1 अपॉन 2D, है ना। हमने जो वैसे अगर आप देखें तो हमने ये निकाला था एप्सिलॉन नॉट A भी स्क्वायर अपॉन 2B। ठीक है, B हमारा क्या था, सेपरेशन था दोनों प्लेट के बीच का, है ना। और ए क्या था, हमने स्क्वायर प्लेट लिया था, तो वैसे हमारा ए जो है बच्चों विड्थ ऑफ द प्लेट होता है, प्लेट की विड्थ होती है। ठीक है, हमने ये निकाला था। जनरली हम लोग सेपरेशन डी लेते हैं, तो हम लोग जो है डी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और हम लोग जनरली विड्थ बी लेते हैं, तो यहाँ बच्चों में बी लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए अब एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें कि ऐसा ये प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है। कह रहे हैं figure shows two parallel plate capacitors with fixed plates and connected to two batteries. The separation between the plates is the same for the two capacitors. The plates are rectangular in shape with width B, width जो है बच्चों की बच्चों इन दोनों की B है, एंड लेंथ L1 L2। तो लेंथ पे तो बच्चों डिपेंड ही नहीं करता हमें, तो खैर कोई मतलब है नहीं हमारा, है ना।
लेंथ पे जो है हमारा ये डिपेंड करता ही नहीं है। फिर भी लिख देते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। द लेफ्ट हाफ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये K1 है और ये K2 है। Neglecting any fraction, find the ratio of the EMF of the left battery to the right battery for which the dielectric slab may remain in equilibrium। इसका EMF मैं ले लेता हूँ V1 और इसकी EMF मैं ले लेता हूँ V2। बच्चों में फाइंड आउट करना है V1 बाई V2। चलिए करते हैं हम लोग। देखो अगर इस फॉर्मूले का यूज करो तो ये बताया था मैंने अट्रैक्शन फोर्स है, तो इधर कितना फोर्स लग रहा होगा बताइए। इधर लग रहा होगा हमारा, इसको आप F1 ले लो, कितना एप्सिलॉन नॉट बी V1 का स्क्वायर K1 माइनस 1 अपॉन 2D। दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है, D ले लेता हूं मैं। F2 कितना हो जाएगा बच्चों, इधर की ओर जो लगेगा F2, यही देता हूं मैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बताइए, एप्सिलॉन नॉट बी V2 का स्क्वायर, राइट, K2 माइनस 1 K2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, 2D। बोलिए। और हमारा अगर इक्विलिब्रियम पे रखना है आपको, कोई फ्रिक्शन फोर्स कोई और फोर्स है नहीं, तो हमारा इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलो सॉल्व कर लो, 2D कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट भी का ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमें क्या चाहिए, V1 बाई V2 चाहिए था ना, तो V2 इधर लेके आ जाओ, तो V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K2 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस 1। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा। तो आ गया हमारा V1 इज टू V2 का रेशियो क्या आ गया, रूट अंडर K2 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस 1, है ना, रूट अंडर K2 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस 1। तो इस तरीके से जो बच्चों हमने भी निकाल लिया। चलिए, तो ऐसे प्रॉब्लम्स और भी हैं इस HC वर्मा में ही, आप सॉल्व करिएगा उन प्रॉब्लम्स को। बच्चों कैसा प्रॉब्लम, उसमें टाइम पीरियड निकालना है, तो फोर्स आप देख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा क्या, नहीं करेगा ना, क्यों, क्योंकि फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, लेकिन ये होगा हमारा बच्चों एक पीरियोडिक मोशन। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। आई थिंक लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो है ये पीरियोडिक वाला, जरूर सॉल्व करिएगा उसको, बहुत अच्छा है। सेम जैसा मैंने करा उसी कॉन्सेप्ट पे है, बस थोड़ा सा उसमें आपको काइनेमेटिक्स से कॉन्सेप्ट लगाना होगा, हो जाएगा आपसे। चलिए हम लोग अब एक ऐसा प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, ये है हमारा K1, ये K2, ये K3 और ये K4, ठीक है। ऐसा एक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, कैसे निकालेंगे बच्चों। देखो इसका जो है हमें प्लेट एरिया दिया हुआ है A और सेपरेशन दिया हुआ है D, तो कैसे निकालेंगे, काफी सिंपल है। इसके लिए बच्चों एरिया कितनी हो जाएगी बताइए, इसको मैं C1 ले लेता हूं, तो C1 कितनी हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है ना, तो इसका एरिया कितना आएगा बताओ, हाफ एरिया आएगा ना, तो A बाई 2 और D बाई 2 भी, D भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बच्चों, बोलो, है ना। प्लेट सेपरेशन कितनी हो गई D, तो 2 से 2 खत्म, हमारा कितना हो गया, और K1 देखो छूट रहा है K1, तो ये हो गया हमारा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D।
C2 निकाल लीजिए, C2 कितना हो जाएगा, तो C2 हो जाएगा हमारा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई A/2 यहाँ पे भी और D/2 यहाँ पे भी, ठीक है ना। कितना हो गया हमारा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। सिमिलरली बच्चों हमारा K3 भी निकल जाएगा, K3 A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और C4 भी निकल जाएगा, K4 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, हमारे सारे आ गए C1 C2 C3 C4। अभी आप इनको कैसे लिख सकते हो, ऐसा, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर बच्चों यहां पे ये पैरेलल। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों का क्या है, एंडिंग पॉइंट सेम जगह पे है ना। ये दोनों देखो हमारा कंडक्टर हमारा यहाँ पे जो पोटेंशियल सेम रहेगा पोटेंशियल, तो ये देखो मैंने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ मैंने कनेक्ट किया है, जो करंट इसमें जाएगा वो सारा करंट को इसमें चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर, जितना इससे पास होगी उतना इससे पास होगी, तो ये दोनों जो बच्चों हमारा है सीरीज में होगा, ये दोनों सीरीज में होगा, और फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, वो आपस में पैरेलल में होंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया हमारा C3, ये हो गया हमारा C2, और ये हो गया हमारा C4। कर लेंगे आप लोग अब, चलिए। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे एग्जैक्टली निकाल के बताइए, है ना। और K1 K2 K3 K4 की मैं वैल्यू अगर चलो आपको मैं K1 K2 K3 K4 की वैल्यू देता हूँ। K1 आप ले लेना 1, K2 ले लेना 2, K3 ले लेना 3, और K4 ले लेना 4, है ना। काफी सिंपल हो गया, अब आप कर लोगे। तो इसको सॉल्व करके आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। तो बच्चों आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।